Hello everyone, क्या हाल चाल बच्चों? Today we are going to discuss combined rotational and translational motion. So let us start. Combined rotational and translational motion क्या है बेटा? इसके बारे में आज पढ़ेंगे. Combined rotational plus translational motion. इसका सिंपलेस्ट एग्जांपल जो हम लेते हैं, व्हील का एग्जांपल लेते हैं. व्हील ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन दोनों करता है. और भी एग्जांपल ले सकते हो, रॉड ले सकते हो या कोई भी बॉडी ले सकते हो जो ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन कर रहा है, उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं. तो ये मान लीजिए कि व्हील है जो मूव भी कर रही है v वेलोसिटी से और रोटेट भी कर रही है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से. इट इज अ कॉमन एग्जांपल ऑफ रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल मोशन. ये भी हो सकता है आयरन रॉड इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसलेशनल. अगर मान लो ये सीधा जा रहा है v वेलोसिटी से और यहां ये रोटेट करते हुए जा रहा है, इट इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल मोशन. ये भी हो सकता है कि मान लो किसी बॉल को आपने u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया, एंगल एट एन एंगल थीटा प्रोजेक्ट किया, तो और इसको घुमा दिया ओमेगा वेलोसिटी से, तो ये घूमते 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 कुछ ऐसे गिरेगा. इट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल मोशन बोथ, बिकॉज v is there, u is there and omega is there, so it is an example of rotational and translational motion. तो कंबाइंड मोशन की स्टडी करना थोड़ी सी डिफिकल्ट काम है. इसके पाथ को अगर आप स्टडी करोगे तो कैसा पाथ होगा बेटा? बड़ा कॉम्प्लिकेटेड पाथ होगा. ये घूम भी रहा है, रोटेट भी कर रहा है, ये घूम भी रहा है, रोटेट भी कर रहा है, तो इसके मोशन को स्टडी करने में परेशानी आएगी. दोनों तरफ का पाथ फॉलो. जैसे मान लो कि कोई ये व्हील है और इसको आपने घुमा के फेंक दिया, मतलब इसको आपने v वेलोसिटी दे दिया और इसको ओमेगा वेलोसिटी से आपने रोटेट भी कर दिया, तो ये पूरा ऐसे 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 आगे की तरफ घूमते चले जाएंगे. और इसका पाथ कैसा होगा? कुछ साइक्लोड की तरफ पाथ होगा, ऐसा पाथ होगा. इस पाथ को बड़ा कॉम्प्लिकेटेड पाथ है, साइक्लोड कहते हैं, साइक्लोइड की तरफ पाथ होगा. तो इसके मोशन को स्टडी करना डिफिकल्ट है. तो कंबाइंड ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन की जब हम स्टडी करते हैं तो इसमें इसको आसान बनाने के लिए इसके मोशन को दो पार्ट में हम डिवाइड कर देते हैं. एक मोशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास, जिसकी पाथ जो होगी या तो लीनियर होगी या पैराबोलिक होगी, स्ट्रेट लाइन होगी, तो सिंपल पाथ बन जाएगी. तो मोशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास को एक पार्ट में डिवाइड करते हैं. और दूसरा क्या है कि इसके सेंटर ऑफ मास पे आप बैठ जाते हो और बैठने के बाद आप पार्टिकल, इसके जो पार्टिकल, क्योंकि ये मूव कर रहा है, रोटेशनल मोशन कर रहा है, तो जो पार्टिकल पार्ट फॉलो करेगा वो सर्कुलर होगा. तो कंबाइंड रोटेशनल और ट्रांसलेशनल मोशन की स्टडी करने के लिए हम मोशन को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि इसका पाथ बहुत अजीबोगरीब है, बहुत साइक्लॉइड टाइप का है. ये पाथ का स्टडी करना, इसकी वेलोसिटी स्पीड निकालने में बड़ी परेशानी होगी. इसीलिए इसके मोशन को स्टडी करने के लिए हम इसके मोशन को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं. एक द मोशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास, जो कि स्ट्रेट लाइन होगा या पैराबोला होगा या हाइपरबोला होगा, सिंपल होगा, ऐसा साइक्लॉइड की तरह नहीं होगा. साइक्लॉइड का मोशन आप मैग्नेटिज्म चैप्टर में पढ़ोगे, हालांकि नहीं है, उतना डिटेल में नहीं पढ़ना है. और दूसरा, आप सेंटर ऑफ मास पे ही बैठ जाओ, इसके सेंटर ऑफ मास पे बैठ के, और चूंकि ये रिजिड बॉडी है तो ये जो पाथ फॉलो करेगी वो सर्कुलर पाथ फॉलो करेगी, सर्कुलर. तो बेसिक कॉन्सेप्ट इज दिस: टू स्टडी रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल मोशन वी हैव टू डिवाइड द मोशन इनटू टू पार्ट्स. First along the center of mass, and second is to sit at the center of mass and observe the motion of the particle which is moving about this. तो देखते हैं बेटा कि कैसे इसके कंबाइंड रोटेशनल और ट्रांसलेशनल मोशन में देखें कि बॉडी की डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे और डिस्टेंस कैसे निकालेंगे. अच्छा, इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? कंबाइंड
मोशन में, रोटेशनल और ट्रांसलेशनल मोशन में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है? हम लोगों को डिस्टेंस के बारे में पढ़ना है, डिस्प्लेसमेंट निकालने आना चाहिए, स्पीड निकालने आना चाहिए, वेलोसिटी निकालने आना चाहिए, मोमेंटम निकालने आना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी निकालने आना चाहिए, एंगुलर मोमेंटम निकालने आना चाहिए और लीनियर मोमेंटम निकालने आना चाहिए। 8 पैरामीटर अगर आपको आता है इस ट्रांस रोटेशनल मोशन में, तो आप आगे की बात कर सकते हो, यू कैन डू द न्यूमेरिकल्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं। इसमें डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डिस्टेंस, स्पीड और वेलोसिटी पढ़ने के बाद डिस्टेंस निकालेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें, डिस्प्लेसमेंट देखो कैसे रिप्रेजेंट करोगे कंबाइंड ट्रांस रोटेशनल मोशन में। जैसे मान लो कि ये कोई पहिया है या व्हील है, वी वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी वी है और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से ये रोटेट भी कर रहा है। मान लीजिए कि किसी समय इसकी ये पॉइंट ए है, ओरिजिन पे है ये पॉइंट। मान लो टी टाइम के बाद इसकी पोजीशन क्या होगी? टी टाइम के बाद ये मूव करता करता आगे जाएगा। टी टाइम के बाद कहां जाएगा? ये आगे जाएगा और मूव भी करेगा और रोटेट भी करता हुआ जाएगा। तो इसके मोशन को 2 पार्ट में डिवाइड करो। एक तो मोशन अराउंड द सेंटर ऑफ मास। तो टी टाइम के बाद ये कहां चली जाएगी? इसकी पोजीशन कितनी हो जाएगी? v इंटू टी होगी, सेंटर ऑफ मास की। और ये जो बॉडी है टी टाइम के बाद किसी एंगल पे रोटेट कर जाएगा। मान लो कि ये पहले यहां था और टी टाइम के बाद ये यहां आ गया, ओमेगा टी एंगल रोटेट कर गया, ओमेगा टी थीटा एंगल। टी टाइम के बाद ये यहां आ गया, पहले तो ओरिजिन से चला। तो इसके मोशन को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक तो लीनियर मोशन और दूसरी रोटेशनल मोशन। इतनी बात समझ में आ गई? इतना बात समझ में आया होगा? टी टाइम के बाद इसकी न्यू पोजीशन ये होगी। तो टी टाइम के बाद अगर इसका कोऑर्डिनेट अगर आप निकालना चाहते हो कि इसकी एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगी, वाई कोऑर्डिनेट क्या होगी, तो टी टाइम के बाद मान लो ये ओरिजिन है, टी टाइम के बाद ये यहां आ गया, तो और ये रोटेट भी करके ओमेगा टी एंगल पे रोटेट कर गया, यहां से यहां आ गया, दिस इज ओमेगा टी। तो अगर इसकी रेडियस r है तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? r साइन थीटा हो जाएगी। तो इसकी x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगी? टी टाइम के बाद इसकी x कोऑर्डिनेट हो जाएगी vt माइनस r साइन थीटा। एंड व्हाट अबाउट द y कोऑर्डिनेट? इनिशियली r था, अब ये r से r cos थीटा ऊपर चला गया, तो ये तो इसकी x कोऑर्डिनेट हो गई। y कोऑर्डिनेट क्या होगा? y कोऑर्डिनेट इसका हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट जो होगा वो होगा r, पहले r था ना r से ये घूम के कहां चला आया? ओमेगा टी ऊपर चला गया, यहां से यहां ये ओमेगा टी ऊपर आ गया, तो ये कितना घूमा? ये r cos थीटा घूम गया, यहां से ये वाली चीज कितनी है? ये r cos थीटा है, थीटा मतलब cos ओमेगा टी। तो इसकी y कोऑर्डिनेट कितनी हो गई? एट टाइम t दिस इज x कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट इज vt माइनस r sin थीटा एंड y कोऑर्डिनेट इज r माइनस r cos थीटा। तो आप इस मोशन को, इसकी डिस्प्लेसमेंट अब आप निकाल सकते हो। आपने टी टाइम के बाद इसका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट निकाल लिया और इनिशियल इसकी कोऑर्डिनेट क्या थी? 0 0। तो यू कैन गेट द डिस्प्लेसमेंट आप इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? x1 माइनस x0 मतलब डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा vt माइनस r साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस r माइनस r cos थीटा का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो इस तरीके से हम ट्रांस रोटेशनल मोशन की स्टडी करते हैं। बेसिक बात यहां पे यही है कि इस मोशन को सेंटर ऑफ मास की मोशन स्ट्रेट हो रही है, टी टाइम के बाद इट्स पोजीशन इज vt and body is rotating about their center of mass. So it initially it was here, after t time it reaches at this point, so its coordinate will change. तो ये लीनियर मोशन और ये रोटेशनल मोशन, इसी को तो ट्रांस रोटेशनल मोशन कहते हैं। तो टी टाइम के बाद इसकी कोऑर्डिनेट क्या हो गई? vt माइनस r sin थीटा और ये हो गई r माइनस r cos थीटा, और उसको स्क्वायर करके स्क्वायर रूट निकाल लोगे तो इसका डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। समझ में आया बच्चों? समझ में आया? डिस्टेंस की बात हम बाद में करेंगे कि डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ v dt, मॉड v dt, मॉड
तो पहले हमें स्पीड और वेलोसिटी की बात करनी पड़ेगी। तो लेट अस स्टार्ट विद द वेलोसिटी। लेट अस स्टार्ट विद द स्पीड एंड वेलोसिटी, फिर डिस्टेंस हम निकाल पाएंगे कंबाइंड रोटेशनल और ट्रांसलेशनल मोशन में। तो हम लोग बात करते हैं स्पीड और वेलोसिटी की बात कर लें, क्योंकि ये बेसिक है, फंडामेंटल है। ये चीज अगर क्लियर होगा तभी तो आप आगे जाके इसके क्वेश्चंस लगा पाओगे, कर पाओगे। तो अब देखो वेलोसिटी निकालना है। अगेन सिंपलेस्ट एग्जांपल हम लेते हैं, वही व्हील वाला एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि ये व्हील है, व्हील वाला एग्जांपल लिया, इसकी वेलोसिटी v है, लीनियर वेलोसिटी। ठीक है ना, v है। अच्छा, इसके मोशन को स्टडी करने के लिए आप क्या करोगे, स्पीड निकालना चाहते हो, ये ओमेगा वेलोसिटी से रोटेट कर रही है अबाउट दिस सेंटर ऑफ मास। तो आप यहां बैठ जाओ, यहां पे आप बैठ जाओ, इसके सेंटर ऑफ मास पे बैठ के इसकी वेलोसिटी निकालो। तो इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी, मतलब कोई पार्टिकल है यहां पे, उस पार्टिकल का इस सेंटर के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी को क्या लिखोगे, वीपीसी, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर। मतलब आप यहां पे बैठ गए हो, आपके रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी क्या होगी, उसको लिखोगे वीपी माइनस वीसी, यही होगा। तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, ये वेक्टर है, सारे वेक्टर एडिशन है। तो Vp इज इक्वल टू क्या लिखोगे, Vpc प्लस Vc। समझ आया। तो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इन ट्रांस रोटेशनल मोशन इज द वेलोसिटी, ये यहां जो ऑब्जर्वर बैठा हुआ है वो क्या देख रहा है, वेलोसिटी इस बॉडी की प्लस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो v है। तो ऑब्जर्वर इसको देखेगा। मान लीजिए किसी भी पॉइंट पे आपको वेलोसिटी निकालना है तो आप आसानी से निकाल सकते हो। मान लो कि आपको इस पॉइंट पे वेलोसिटी निकालनी है, ये, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी तो यही होगी v, और r ओमेगा क्या होगा, r ओमेगा की बात किया जाए तो r v एंड r ओमेगा इज व्हाट, r ओमेगा। अब देखो ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है ना, तो ये आ जाएगा आपका r ओमेगा। देखिए ऐसे जा रहा है, इसी डायरेक्शन में होगा r ओमेगा इस पॉइंट पे। फिर किसी दूसरे पॉइंट की अगर बात करें, इस पॉइंट की बात करें, तो v इधर होगा और r ओमेगा किधर होगा, इधर होगा, r ओमेगा टेंजेंशियली। ये r ओमेगा किसकी वेलोसिटी है, यहां पे जो बैठा है पर्सन, उस पार्टिकल की वेलोसिटी है। जो पर्सन यहां पे बैठा है, मतलब वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, दिस पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू c, दैट इज r ओमेगा। और v क्या है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो इसका रिजल्टेंट कैसे निकालोगे, ये रिजल्टेंट होगा, वेक्टर एडिशन करेंगे। इस पॉइंट पे आइए, इस पॉइंट पे आइए, r ओमेगा इधर आएगा और v इधर आएगा। v तो आगे जा रहा है ना, v वेलोसिटी से ऐसे जा रहा है। ठीक उसी तरीके से आप किसी भी पॉइंट पे निकाल सकते हो। ये r ओमेगा होगा इस पॉइंट पे और v इधर होगा। इतनी बात समझ में आई। बेसिक कॉन्सेप्ट इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज द सम ऑफ, वेक्टर सम ऑफ, मतलब ये पार्टिकल इसके वेलोसिटी कितना ऑब्जर्व कर रहा है, इस पार्टिकल का यहां बैठ के वो ऑब्जर्व कर रहा है r ओमेगा। क्या ऑब्जर्व कर रहा है, r ओमेगा। और वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितनी है, किसी भी पॉइंट पे v होगी, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज v। तो आप किसी भी पॉइंट का निकाल सकते हो। इतनी बात समझ में आई, इतना समझ में आया। अब देखो इसी का हम स्पेशल केस ले लेते हैं, इसी का स्पेशल केस लेते हैं। तो स्पेशल केस में, अच्छा प्योर रोलिंग में मैं आपको पढ़ाऊंगा, प्योर रोलिंग के केस में v इक्वल्स टू r ओमेगा हो जाता है। तो उस केस में देखिए, उस केस में अगर आप वेलोसिटी निकालना चाहते हैं किसी भी पॉइंट का, तो आप निकाल सकते हो। v इक्वल्स टू r ओमेगा रखो तो वेलोसिटी आ जाएगी। दैट इज इन द केस ऑफ प्योर रोलिंग। ये प्योर रोलिंग का केस है, प्योर रोलिंग का केस में ऐसा होता है, बॉडी रोल कर रही है। ये v इक्वल्स टू r ओमेगा रोटेशनल, वो सर्कुलर मोशन वाला नहीं है, ये अलग कंसेप्ट है। ये तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है, तो v इक्वल्स टू r ओमेगा नहीं हो सकता, उसको उससे आप रिलेट नहीं कर सकते सर्कुलर मोशन में जो आपने पढ़ा है। तो देखिए किसी भी पॉइंट पे अगर आप निकालना चाहते हैं, मान लीजिए अब इस केस में क्या हो जाएगा, हर एक पॉइंट पे देख लीजिए। इस केस में यहां पे क्या होगा, यहां पे v प्लस v 2v हो जाएगा। यहां अगर आप निकालना चाहते हो तो एक v इधर, एक v इधर, इनके रिजल्टेंट आप निकालेंगे तो √2v, अगर 90 डिग्री है।
इस पॉइंट पे क्या होगा, इस पॉइंट पे ये तो अपना सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है और ये अपनी वेलोसिटी, वो ये ऑब्जर्वर, यहाँ पे ऑब्जर्वर है वो देख रहा है उसकी वेलोसिटी v मतलब 0 इस पॉइंट पे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा, ये v ऐसे जा रहा है, दिस इज द चीटा, ये कोई फ्रेम मान लो, चीटी फ्रेम मान लो, यहाँ ये हो गई और इसकी वेलोसिटी ये हो गई v, और वेक्टर एडिशन करके आप नेट वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो ये तो सिंपलेस्ट केस हो गया प्योर रोलिंग के केस में। समझ आ रहा है? किसी भी पॉइंट की अगर आप वेलोसिटी निकालना चाहते हैं, जैसे कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लीजिए, मान लीजिए कि आप इस पॉइंट पे निकालना चाहते हैं, इस पॉइंट पे आप वेलोसिटी निकालना चाहते हैं, और ये एंगल मान लीजिए कि ये एंगल थीटा है, और इस पॉइंट पे आप v निकालना चाहते हैं, तो एक तो ये v और इसी एंगल को, और एक v अपना इधर, ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, और ये भी वेलोसिटी ऑब्जर्वर इस पॉइंट की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट इज v, दिस एंगल इज थीटा, इसी को आगे बढ़ाओ तो ये एंगल भी थीटा होगा, तो इन दोनों का बीच का एंगल कितना हो जाएगा, ये 90 माइनस थीटा होगा, और इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा कि आर्बिट्रेरी पॉइंट vp पे निकालना चाहता हूं, तो रिजल्टेंट को क्या लिखोगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, तो वेलोसिटी एट द पॉइंट P ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर मतलब v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2v स्क्वायर 2ab cos थीटा होता है, तो cos 90 माइनस थीटा, किसी आर्बिट्रेरी पॉइंट इसका स्क्वायर रूट, तो ये कितना हो जाएगा 2v स्क्वायर बाहर ले लो, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, तो बाहर लोगे तो रूट 2v, और यहां बच जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर रूट। ठीक है, किसी भी आर्बिट्रेरी पॉइंट पे यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। जब आपने वेलोसिटी निकाल लिया तो स्पीड भी निकाल लेंगे, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे तो स्पीड आ जाएगा। ये समझ में आ गया कि कैसे डील किया हमने एक इसके चीटा फ्रेम पे बैठ के इसके वेलोसिटी को ऑब्जर्व किया, और फिर ऑब्जर्व किया जो कि r ओमेगा के बराबर आया, और वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास v है, तो किसी भी पॉइंट पे आप वेलोसिटी निकाल सकते हो जो कि इतना आ रहा है। ठीक, और इसी का मैग्नीट्यूड ले लोगे तो स्पीड आ जाएगा, इसकी मैग्नीट्यूड अगर आप लेंगे तो स्पीड निकल जाएगा। तो इस तरीके से हम डील करते हैं कंबाइंड ट्रांस रोटेशनल मोशन को। अब देखो बेटा, एक केस देखते हैं, जनरल केस देखते हैं। मान लीजिए कि ये v वेलोसिटी से चल रहा है और ओमेगा से ये रोटेट भी कर रहा है, और मान लो t टाइम के बाद, पहले यहां था, ये यहां से यहां आ गया, इनिशियली ये यहां था, a 0 पे था, t टाइम के बाद ये आ गया ओमेगा t एंगल ट्रेवल करके ये यहां आ गया, तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, एक तो v होगी, इधर सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी इधर है, और एक इधर की तरफ होगी, क्या होगी, ओमेगा आर होगी इधर। अब इनका नेट वेलोसिटी अगर निकालना है तो कैसे निकालोगे, देखो ये एंगल 90 है, ये एंगल अगर आप ओमेगा टी या थीटा ले लो, थीटा ले लिया तो ये कितना हो जाएगा, ये बताइए, ये कितना होगा 90 माइनस थीटा, तभी तो 180 होगा। 90 माइनस थीटा ये एंगल हो गया 90 माइनस थीटा, और ये हो गया अपना 90, तो v velocity of center of mass और velocity of observer looking at this point is omega r। इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। जनरल इक्वेशन निकाल रहा हूं, जनरल इक्वेशन अगर आप निकालेंगे, इस पॉइंट की वेलोसिटी t टाइम के बाद, मतलब ये थीटा जो है ओमेगा t के बराबर है, t टाइम के बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी हो जाएगी, बताइए, v इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगी v स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा 2v ओमेगा r, और cos कितना, cos 180 माइनस थीटा का स्क्वायर रूट। ये बात समझ में आ रहा है? तो ये जनरल इक्वेशन हम लोग को आ गया, कितना आ गया, और v बराबर ओमेगा r, स्पेशल केस ले लोगे तो ओमेगा r हो जाएगा, और रोलिंग वाला तो v स्क्वायर प्लस ओमेगा r का होल स्क्वायर प्लस 2 प्लस नहीं, यहां cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा 2v ओमेगा r cos थीटा। और अगर प्योर रोलिंग की बात करें
वेलोसिटी ऑफ सेंटर, तो ओमेगा आर की जगह v डाल दो तो ये क्या बन जाएगा, वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस 2v²। देखो ओमेगा आर v इंटू कॉस थीटा का स्क्वायर रूट, ठीक है। तो वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर 2v² माइनस 2v²। यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, v इक्वल्स टू ओमेगा आर सब्सटीट्यूट कर रहा हूं स्पेशल केस में, प्योर रोलिंग के केस में। तो यहां से वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर 2v² को बाहर निकालो तो रूट 2v इंटू ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ये हो जाएगा रूट 2 साइन थीटा बाई 2। थीटा की जगह ओमेगा टी ले लीजिए, ओमेगा टी बाई 2, तो रूट 2 इंटू रूट 2v, तो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला 2v साइन omega theta by 2, omega t by 2. This is the velocity at any point p after time t in pure translational motion, pure transrotational motion। दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट काम का फॉर्मूला मिल गया। ये जनरल फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला सभी जगह एप्लीकेबल है। उसमें हमने v बराबर ओमेगा आर लेके स्पेशल केस लेके ये डिराइव कर दिया। तो इसी, ये तो हमने स्पीड निकाल लिया ना, इसकी वेलोसिटी निकाल ली। अब इसी फॉर्मूला से आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि कोई व्हील है और एक चक्कर में कितना डिस्टेंस कवर करेगी। अब देखो डिस्टेंस छोड़ दिया था, स्पीड वेलोसिटी हमने पढ़ा दिया, ये वेलोसिटी है, इसी का मैग्नीट्यूड ले लोगे तो स्पीड आ जाएगा। डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, तो आप डिस्टेंस निकाल सकते हो इस फॉर्मूला का यूज करके। देखो इसी फॉर्मूले का यूज करके आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं। जैसे देखिए, जैसे आपसे कोई कहे कि एक चक्कर में, एक रेवोल्यूशन में ये व्हील कितना डिस्टेंस कवर करेगा। मान लो यहां से चला, फिर ऐसे चला, फिर ऐसे चला, एक चक्कर में चला, तो कितना डिस्टेंस ये कवर करेगा। यहां से 1 2 3 4 5, यहां मान लो 0 0, ये ए से चला, v वेलोसिटी दे गई है और ओमेगा से इसको रोटेट कर दिया। तो आपसे कह रहा है कि यहां से यहां तक इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो इसका आंसर 8 आता है। लेकिन कैसे, यहां से यहां तक जाने में कितना इसने डिस्टेंस कवर किया। तो देखो डिस्टेंस जो हम निकालते हैं, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है जो आप जानते हो, इंटीग्रेशन ऑफ मॉड वी dt, मॉड v dt, ठीक है। तो v अभी हमने निकाला है ना, इसकी रेडियस r है। v हमने क्या निकाला है, v निकाला है 2v साइन ओमेगा t बाई 2 dt। इंटीग्रेट कर दीजिए 0 से t को क्या लिखोगे, 2 पाई बाई ओमेगा, ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई बाई टी होता है। इसको इंटीग्रेट कर दीजिए 2 पाई बाई ओमेगा, तो इसका आंसर तो 8 आ आता है। लेकिन कैसे, वो देख लो कैसे 8 आ रहा है, वो देख लीजिए। यहां 2v साइन ओमेगा टी बाई 2 इंटू डी टी, तो 2v को बाहर ले लो और इसमें ओमेगा बाई 2 जो है, ओमेगा बाई 2 बाहर आ गया, कांस्टेंट है। और साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा होता है, माइनस कॉस ओमेगा टी, लिमिट हो जाएगा 0 से 2 पाई बाई ओमेगा, बिकॉज ओमेगा इज 2 पाई बाई टी। एक टाइम पीरियड की बात कर रहा हूं। अब देखो ये 2 2 जा 4 इधर हो गया, 2 2 जा 4, v बाई ओमेगा इज r, v बाई ओमेगा इज r। और यहां वैल्यू जब आप डालोगे 2 पाई बाई ओमेगा डालोगे, कट जाएगा, तो ये आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, देखो कॉस ओमेगा की जगह 2 पाई बाई ओमेगा इंटू टी, टी की जगह 2 पाई बाई ओमेगा रखो तो कॉस 2 पाई, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा कॉस 0 इज -1, तो -1 मिलके ये 2 आ जाएगा। यहां पे जब वैल्यू डाल के देखोगे तो डिस्टेंस कितना आ गया, 8r। इस तरीके से हम डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। तो स्पीड, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस की बात हमने कर ली ट्रांसरोटेशनल मोशन में। अब बस इसके बाद आता है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन भी उसी तरीके से है। एक्सेलरेशन आप जानते हो, अब यहां पे ट्रांसरोटेशनल मोशन की बात कर रहे हैं, तो इसमें एक्सेलरेशन कितना होगा उसका थोड़ा सा देख लें। सेम कॉन्सेप्ट इज देयर, एक्सेलरेशन की बात करेंगे, एक्सेलरेशन के बाद मोमेंटम भी पढ़ना है, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी, सारा कुछ।
तो एक्सीलरेशन में देखो कि बॉडी को फिर अब मान लो कि ये बॉडी जो है ये मूव कर रही है v वेलोसिटी से आगे मूव कर रही है, तो आगे मूव करेगी तो उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, वेलोसिटी चेंज होगी तो उसके पास एक्सेलरेशन भी होगा, एक्सेलरेशन होगा, और ये रोटेट भी कर रही है तो मतलब उसकी एंगुलर वेलोसिटी भी चेंज होगी। भैया साइकिल चलाते हो या गाड़ी चलाते हो तो गाड़ी आगे आगे जाती है तो वेलोसिटी चेंज करता है या नहीं करता है? लीनियर में जब वेलोसिटी चेंज करेगा तो एक्सेलरेशन भी चेंज करेगा, और जब और रोटेट करता है या नहीं करता है, उसका चक्का रोटेट करता है तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी भी चेंज करेगी और एंगुलर एक्सेलरेशन भी चेंज करेगा। इतनी बात समझ में आ गई? तो फिर वही कॉन्सेप्ट, आप यहां पे बैठ जाओ, इस फ्रेम पे बैठ जाओ, इस फ्रेम पे बैठ जाओ और देखो तो एक्सेलरेशन भी किसी पार्टिकल का क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, जैसे वेलोसिटी आपने निकाला था वैसे एक्सेलरेशन ऑफ p विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास विल बी व्हाट, ये होगा AP माइनस AC। सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन तो A ही है, तो हमें p का निकालना है, तो AP बराबर क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ p विथ रिस्पेक्ट टू, मतलब इस सेंटर पे कोई ऑब्जर्वर बैठा है और कोई पार्टिकल मूव कर रही है उसके रिस्पेक्ट में ये एक्सेलरेशन है, और प्लस AC, A मतलब सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन। तो पार्टिकल सर्कुलर मोशन में आपने पढ़ा है दो टाइप का एक्सेलरेशन होता है, एक होगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और एक होगा रेडियल एक्सेलरेशन प्लस A। ठीक, तो इस कंडीशन में क्या है, इस कंडीशन में टेंजेंशियल, रेडियल एंड प्लस ए, प्लस ए तो वही होगा, और देखिए ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अपना है AT जो कि r अल्फा के बराबर होता है, और रेडियल तो टुवर्ड्स द सेंटर ये ओमेगा स्क्वायर r होगा, और एक एक्सेलरेशन और है। तो एक्सेलरेशन की अगर हम बात करें कंबाइंड ट्रांसरोटेशनल मोशन में तो सेम कॉन्सेप्ट हमने लगाया, इसके सेंटर ऑफ मास पे बैठ गए और पार्टिकल के मोशन को ऑब्जर्व किया तो एक तो सीधा चल रहा है, दूसरे में दो टाइप के एक्सेलरेशन है पार्टिकल के पास, एक रेडियल एक टेंजेंशियल, तो किसी भी पॉइंट की एक्सेलरेशन यही होगी AT प्लस AR प्लस A। किसी भी पॉइंट का आप निकाल सकते हैं ट्रांसरोटेशनल मोशन में। जैसे मान लो कि आप किसी दूसरे इस पॉइंट का निकालना चाहते हो तो इस पॉइंट में एक तो R अल्फा होगा, एक A होगा, ये A है, ये R अल्फा है, और एक होगा अपना रेडियल एक्सेलरेशन दैट इज ओमेगा स्क्वायर इनटू R। समझ आया? समझ आ गया? तो किसी आर्बिट्रेरी पॉइंट पे तीन एक्सेलरेशन होता है ट्रांसरोटेशनल मोशन में। एक तो होता है सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन, फिर चीटा फ्रेम पे आप बैठ जाइए, यहां पे बैठिए, और एक होता है अपना ओमेगा स्क्वायर R रेडियल, और एक होता है टेंजेंशियल R अल्फा। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेलरेशन। ये समझ में आ गया? तो बेसिक बात हमने बताया आज के क्लास में, स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन की बात कर ली रोटेशनल मोशन में। अब एक छोटा सा बात और कर लें कि अगर मान लो मोमेंटम निकालना हो किसी बॉडी का रोटेशनल मोशन में तो कैसे निकालोगे मोमेंटम ट्रांसरोटेशनल मोशन में? मोमेंटम की अगर हम बात करें तो मोमेंटम देखिए क्या है। मोमेंटम की बात अगर करें ट्रांसरोटेशनल, मतलब मान लो ये बॉडी है और ये मूव भी कर रही है और रोटेट भी कर रही है, मान लो v वेलोसिटी से मूव कर रही है और ओमेगा वेलोसिटी से रोटेट कर रही है, तो छोटे छोटे रिजिड बॉडी है, छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बने हैं, तो इसके टोटल मोमेंटम को आप क्या लिख सकते हो? टोटल मोमेंटम को ये लिख सकते हो m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक, अब क्या करें? अब देखो v1 को अभी मैंने आपको पढ़ाया कि v1 की स्पीड क्या होती है, चीटा फ्रेम पे बैठ के उसकी वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस vc, यही होगी। उसी तरीके से m2 v2 की क्या होगी, v1c प्लस vc होगी, एंड सो ऑन। अब यहां देखो, अब देखो m1 v1c प्लस m2 v1c, तो ये तो कॉमन हो जाएगा, m1 v1c कॉमन हो जाएगा, तो टोटल मास लिख सकते हो, एंड v1c का क्या मतलब हुआ, सॉरी v1c रहने दीजिए, mtvc
वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, यही मोमेंटम का फॉर्मूला होता है। अब आगे देखो, आगे है m1 v1c प्लस m2 v2c। अब देखो यहां पे v1c कॉमन ले लोगे और इधर आ जाएगा m1 प्लस m2 प्लस m3 एंड सो ऑन। अच्छा, सेंटर ऑफ मास पे ही बैठ के आप उसको ऑब्जर्व करोगे बॉडी को, पार्टिकल को, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी तो जीरो होती है, तो ये टर्म तो जीरो हो गया। तो मोमेंटम इन ट्रांस रोटेशनल मोशन में क्या होगा, मास, टोटल मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये फॉर्मूला होता है मोमेंटम का। छोटा सा डेरिवेशन बताया हमने, आया कैसे, v1 आया v1c प्लस vc, जो कि वेलोसिटी को लिखना सिखाया। क्यों सिखाया, यहां पे यूज कर लिया उसका। vc तो सब में कॉमन है और मास m1 प्लस m2 प्लस m3 को टोटल मास mt लिख सकते हैं। फिर v1c m1 प्लस m2 प्लस m3 ले लिया, ठीक है जी। लेकिन इसको भी mt इंटू v1c लिखोगे तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होती है, जीरो। वो तो जीरो होगी, तो जीरो होगी तो मास इंटू वेलोसिटी, जब यही जीरो हो गया तो सारा जीरो हो जाता है। तो मोमेंटम इन ट्रांस रोटेशनल मोशन इज, याद रखिएगा, m इंटू vcm। अब मान लो कि ये कोई रॉड है और इसकी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास मान लो 10 मीटर पर सेकेंड दी हुई है, और ये मान लो ओमेगा इसका 10 रेडियन पर सेकेंड दिया है। 10 रेडियन पर सेकेंड से ये रोटेट घूम रही है। और दूसरा रॉड है जिसकी वेलोसिटी मान लीजिए दिया है अपना 10 मीटर पर सेकेंड ही दिया है, और ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी मान लो 20 रेडियन पर सेकेंड दिया है। आपसे पूछा जाए कि इनका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, तो दोनों केस में मोमेंटम सेम ही होगा। मास अगर दोनों का सेम है m और m, क्योंकि मोमेंटम इस एंगुलर वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं कर रहा है। चाहे उसको ज्यादा रोटेट करो चाहे कम रोटेट करो, मोमेंटम विल रिमेन द सेम। तो बच्चे इस पे कंफ्यूज होंगे, ये 20-10 क्या करना, मोमेंटम का सिंपल फॉर्मूला, टोटल मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज क्लास, थैंक यू वेरी मच।